Good morning to the students. Can you hear me? Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning, Anshuman. Am I Morning, ma'am. clearly audible? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, Yes, thank you. ma'am. Apurva. So last lecture में हम लोगों ने देखा था regarding the Indian and world energy scenario. I've also shared the link over the group for those people who missed it and or those who wanted to relook at the particular discussion. So that link will be available only for 15 days. 15 days के बाद वो actually cloud पे रहता है stored, तो automatically it goes off. So you have 15 days time to look over the video lecture and उसके बीच में whenever you get time you can visit it. The other thing is कि since we are talking about electricity, I think we should know how electricity is generated. So electricity generation कैसे होता है, कोई बता सकता है कि कैसे generate होता है? दिस वॉज द रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी सोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. सॉरी दिस डेट शुड बी चेंज. देन लिंकेज कैसे किया जा रहा है. इंडियन एनर्जी सिनेरियो लेटेस्ट डेटा मैंने आपको दिया था 2020 का. फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल पावर देखा हम लोगों ने कि किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज को हम यूज़ करके एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी देखा है हम लोगों ने एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देखी हम लोगों ने. सो ऑल दिस वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. Coming to today's topic, that is electricity generation and transmission. तो electricity generate कैसे होती है वो हम देखेंगे. यूजुअली हम जो एज ऑफ नाउ जो कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ पावर प्लांट. नाउ पावर प्लांट ऑफ वेरियस टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट्स होते हैं. जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं. एनीबडी एल्स हु कैन पॉइंट आउट अदर देन थर्मल? और कौन से पावर प्लांट्स पता है आपको? Hydro power plant राइट, हाइड्रो पावर प्लांट भी होता है. and a wind power plant. विंड एनर्जी को भी Solar, यूज़ कर सकते हैं. वेरी गुड. सोलर पावर प्लांट्स भी होते हैं. एंड एनी अदर फॉर्म? thermal, थर्मल. थर्मल में डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं. जैसे कोल, ऑयल या नेचुरल गैस यूज़ किया जा सकता है. कोल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स जिसमें से एक nuclear power लिग्नाइट. plant. राइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट. वेरी गुड. इसके अलावा कोई और पावर प्लांट है जो आपको पता है? सो वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट इनोवेशंस जिस यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. लेकिन राइट नाउ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन कैसे होता है किसी भी पावर प्लांट में. जो यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल पावर प्लांट्स अदर देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक. हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैसे वर्क करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम अभी साइड में रख देते हैं. अभी हम फोकस कर रहे हैं थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर. सो कोई भी पावर प्लांट रहता है थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें क्या करते हैं, देयर इज़ अ बॉयलर. बॉयलर यूज़ किया जाता है. बॉयलर में बेसिक क्या होता है, बॉयलर में जो वाटर रहता है उसको हम हीट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. सो बॉयलर इज सिमिलर टू अ टी पॉट. जैसे आपने टी पॉट देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, टी पॉट में पानी डाल के उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं स्टोव पर. सिमिलर प्रिंसिपल गोज इन बॉयलर. बॉयलर में वाटर डाल के बॉयल किया जाता है, उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और स्टीम को एक ऐसे नोजल से पास किया जाता है जो प्रेशर जनरेट करेगा. और जब वो प्रेशर जनरेट करता है देन उसके हेल्प से टर्बाइंस मूव करती है एंड देन दैट स्टीम इज रिकन्वर्टेड बैक इनटू वाटर. मतलब उसको दोबारा कंडेंस किया जाता है. सो दिस साइकिल ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम, और उस स्टीम के प्रेशर से हम टर्बाइंस रोटेट करते हैं एंड दैट स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर. दिस साइकिल इज कॉल्ड एज रैनकाइन्स साइकिल. क्या बोलते हैं उसे? Rankine cycle. And this Rankine cycle is used into the power plants जिसमें हम वाटर यूज़ कर रहे हैं. वाटर किस में यूज़ कर रहे हैं, हम बॉयलर्स में यूज़ कर रहे हैं. एंड देन दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कहाँ किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये दो प्रोसेसेस वेल एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल पावर प्लांट्स में की जा रही हैं, दैट इज थर्मल एज वेल एज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. सो इन मोस्ट बॉयलर्स
जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, दैट मे बी इधर वुड, पर अगर हम वुड यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज होगा, तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं कोल, ऑयल या नेचुरल गैस। मोस्टली दिस इज हैपनिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं हम कोल, ऑयल या नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं। एंड सिमिलरली जब भी वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, उसे हम सीरीज ऑफ पाइप से पास करते हैं ताकि वो प्रेशर से टर्बाइंस के ब्लेड्स रोटेट कर सके, एंड देन दैट इज रिकन्वर्टेड बैक इनटू वाटर। सो वाटर यूजुअली बॉयल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। वी नो दिस कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उसका। दिस स्टीम जो जनरेट हो रही है आफ्टर बॉइलिंग, दैट इज एट अ हायर प्रेशर। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब हम उसका स्पेस एस्केप करने का घटा देंगे, देन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और फिर टर्बो जनरेटर लगा रहता है टर्बाइंस के साथ, दैट इज यूजुअली मैग्नेट। मैग्नेट के मूवमेंट से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। These are examples of turbine fans जो अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है पावर प्लांट में। उसमें जो टर्बाइंस लगे रहते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, उसमें माइन्यूट ब्लेड्स लगे रहते हैं, और इन ब्लेड्स को विथ द स्टीम प्रेशर इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। जैसे टर्बाइंस रोटेट होता है वैसे ही मैग्नेट्स की मूवमेंट। नाउ दिस इज अ टर्बाइन। टर्बाइन के साथ फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच्ड होते हैं। व्हेन दिस टर्बाइन कीप्स ऑन रोटेटिंग, देन इन दैट केस वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी वर्क करना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि स्टीम जो रहेगी वो टर्बाइन को रोटेट करेगी, एंड जो उस स्टीम को जो टर्बाइन को रोटेट कर रही है उसको दोबारा हम कंडेंस करते हैं, वी ब्रिंग इट बैक टू वाटर स्टेट, और फिर दोबारा उसको हीट करते हैं। सो इट्स लाइक अ साइकिल। दिस गोज इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। वाटर लेंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम से टर्बाइंस रोटेट होगा, एंड देन उस स्टीम को दोबारा हम कंडेंस करेंगे, एंड देन वी कन्वर्ट इट बैक टू वाटर। दिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि थर्मल पावर प्लांट्स यूजुअली नेचुरल गैस, ऑयल या कोल को यूज करके हीट जनरेट करते हैं। जो हीट यूज हो रही है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है? हम न्यूक्लियर रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे यूरेनियम या थोरियम यूज करते हैं। वी विल बी गोइंग इनटू डिटेल्स कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेसिकली कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ये कमिंग टॉपिक है। एंड जियोथर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है? स्टीम या हॉट वाटर यूज़ किया जाता है जो बेसिकली अंडरग्राउंड मिलता है। आपको अर्थ के सरफेस के नीचे जो वाटर मिलता है दैट इज इन अ हॉटर कंडीशन। दैट वाटर इज यूज्ड इन केस ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स। ये भी हम टेक्निकलिटीज थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड सो ऑन। सो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो भी हम पावर जनरेट कर रहे हैं इस पावर प्लांट में, मेड भी थर्मल, न्यूक्लियर, व्हाटएवर पावर प्लांट इज देयर, उससे कुछ पावर लाइंस पास होती हैं विच कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अब हमारे पास जनरेटर्स बड़े होते हैं, ह्यूज जनरेटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका भी कैपेसिटी ज़्यादा होगा। अप्रॉक्सीमेटली 25,000 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से जो वहाँ पे पावर प्लांट्स में रोटेट हो रहे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो व्हाट एंड इनफैक्ट ट्रांसमिशन के लिए यू नीड लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि ट्रांसमिशन के बाद लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसमिट करना है, जिसके कारण द इंटेंसिटी शुड बी मोर। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जाता है एक ट्रांसफार्मर पर जो मल्टीप्लाई करता है, एम्पलीफाई करता है उसको। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हमारे थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसको पहले एम्पलीफाई किया जाता है इस तरह के ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वो जो हमारे पास 25,000 का वोल्ट्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसको बूस्ट करता है। बूस्ट कहाँ तक? अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख तक बूस्टअप करता है, क्योंकि इसे ट्रांसमिट करना है हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो वी नीड दैट मच पावर। सो लॉन्ग डिस्टेंसेस जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन अगेन वी नीड टू हैव टैप इट डाउन। दोबारा उसको इन केबल्स के थ्रू जब वो पास हो जाता है अच्छी तरह से, दीज केबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम एंड दे हैव लो रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर हायर रेजिस्टेंस हो जाता है तो जो आपका वायर होगा उसका हीट अप हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर माइट बी सम डिग्रेडेशन। तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस लो होना ज़रूरी है। एंड सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहेगी वो लॉस्ट हो जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ हीट
usually जो after passing through the long distances you have to again bring down the intensity of that electricity, जिसको फिर से ट्रांसफॉर्मर्स चेंज करेंगे। तो आपके घर के आसपास क्लियरली आपने देखा होगा कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मर एरिया जहाँ से फिर सप्लाई किया जाता है आपको इलेक्ट्रिसिटी होम्स में। तो वहाँ पे यूजुअली क्या करते हैं, दे रिड्यूस इट डाउन, ब्रिंग इट बैक डाउन टू अ लोअर वोल्टेज एंड दैट वोल्टेज इज देन सप्लाइड टू योर होम्स। तो इस तरह का कुछ यूनिट्स आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, जिसमें यूजुअली क्या होता है कि दिस जो एक्सेस वोल्टेज रहता है उसको रिड्यूस कर किया जाता है, और इवेंचुअली जो हमारे घर में आ रहा है वोल्टेज दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 100 to 250 वोल्ट्स। तो इस तरह के रेंज होता है जिसमें अप्लायंसेस यूज करते हैं, एंड देन सर्टेन अप्लायंसेस को ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, तो अकॉर्डिंगली इफ दे पुल आउट मोर इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंगली यू आर चार्ज फॉर इट। अब यूजुअली एक मीटर लगा होता है हमारे होम्स में जो बताता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, और कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ आवर्स दैट इज़ वर्किंग। ये एग्जांपल मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिया था आपसे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वॉट आवर्स और किलोवाट आवर्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू आर चार्ज फॉर इट। एंड देन वी हैव अ फ्यूज बॉक्स जो यूजुअली इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर या कुछ ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो वो ट्रिप कर जाता है, जिसके हेल्प से फिर जो सर्किट ब्रेक डाउन होगा ताकि कुछ भी मेजर इंसिडेंट ना हो सके। I hope this part is clear that how electricity is generated, how it is transmitted, and then how it reaches your home. Is this point clear? Yes, ma'am. कुछ तो आपको पता ही Yes, होगा, ma'am. बट यू शुड नो कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड स्पेसिफिकली वी आर स्पीकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन वी शुड नो कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होता है हमारे होम्स में। कमिंग टू द अदर टॉपिक दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं, आई एम स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी कम्स फ्रॉम अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है ये हमें पता है बाय द आइंस्टाइन्स इक्वेशन दैट इज E इज mc स्क्वायर। m क्या है, E क्या है, c क्या है, वी ऑल नो दैट, बट इट्स बेटर इफ वी एक्सप्लेन। E कोई बताएगा क्या है? व्हाट इज दिस E इन दिस mc स्क्वायर? E is the energy released from a nucleus, m is the mass, and c is what? Speed of light. राइट, स्पीड ऑफ लाइट। सो ये इक्वेशन हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा एक न्यूक्लियस से, इज गिवन बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन दैट इज E is equals to mc square. Now there are over 300 atomic power plants all over the world. पूरे वर्ल्ड में कितने atomic power plants हैं? More than 300 atomic power plants हैं there, जिसमें से हाईएस्ट जो होता है दैट इज इन USA। USA में 83 न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, USSR में 40 न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स है, UK 35, फ्रांस 34, जापान 25, जर्मनी 15 एंड कनाडा 13. So this is overview of the number of power plants, जिसमें से USA टॉप करता है, followed by USSR and UK. इंडिया में डॉक्टर होमी जे भाभा ने ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ डिज़ाइनिंग की थी एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ही वॉज द इनिशिएटर जिसने न्यूक्लियर एनर्जी को अप्लाई करने के लिए इनिशिएट किया था। वेयर एनर्जी कैन बी अप्लाइड, दे कैन बी अप्लाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? Does anybody know this? कि एग्रीकल्चर में न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ यूज होती है? इरिगेशन पर्पस। हाँ, राइट, इरिगेशन एंड अदर देन दैट जो हम वेजिटेबल्स पहले जो कंज्यूम कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि उन वेजिटेबल्स को हम इरेडिएट करते हैं विथ न्यूक्लियर एनर्जी। इरेडिएट क्यों करते हैं? क्योंकि वी वांट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या होती है? शेल्फ लाइफ वो होती है जिससे कि जो प्रिजर्वेशन टाइम। राइट, प्रिजर्वेशन, एग्जैक्टली, वेरी गुड।
तो जो हमारे वेजिटेबल्स होती है उसमें उतना लंबा समय रहने की क्षमता नहीं होती है, वो जल्दी से सड़ने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना है हमें ताकि वो जल्दी से ना सड़े, तो उसके लिए फिर डिफरेंट वेजिटेबल्स को इरेडिएट किया जाता था और इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। मेडिसिन लाइक यू माइट हैव हर्ड कि कैंसर ट्रीट होता है बाय इरेडिएशन थेरेपी, इस केस में यूज़ होता है। पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एंड सो ऑन। सो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज आर यूज्ड इन वेरियस एरियाज, and Dr. Homiche Bhabha was the person who initiated its utilization in India. फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो तारापुर थाना में बनाया गया था in 1969. The first power plant was in 1969 at तारापुर थाना. At present हमारी जो भी न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2.6% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, रफली अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास न्यूक्लियर रिसोर्सेज हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। नाउ देयर आर अराउंड 6 पावर प्लांट्स वेल एस्टैब्लिश्ड। द पोखरान वाज द टेस्टिंग साइट, वी ऑल नो दिस। देखा हुआ, अगर इफ यू डोंट नो देन यू माइट हैव सीन अ मूवी। कौन सी मूवी होती है जिसमें पोखरान के ऊपर बनी हुई है? परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण। राइट, परमाणु। सो डेफिनेटली वी नो जॉन अब्राहम। तो जॉन अब्राहम तो याद ही होगा। पोखरान वाज द टेस्टिंग साइट, एंड देन राजस्थान में है, नारोरा में है, काकरापार में है, तारापुर, आई रिसेंटली डिस्कस दैट वाज द फर्स्ट पावर प्लांट, कायगा में है, एंड कल्पकम में है। तो इस तरह से वी हैव 6 वेल एस्टैब्लिश्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया। तारापुर महाराष्ट्र में जो पावर प्लांट है that is having 2 reactors. 2, ये जो नंबर दिया हुआ है that is the number of reactors. So it is having 2 reactors, each of 160 megawatts capacity. So megawatts, we know what is this. Megawatts मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सकता है, and there are 2 reactors working. In Rawalbhata there are 3 reactors, each of 220 megawatts capacity. Kalpakam, Tamil Nadu, we have 2 reactors, each of 170 megawatts capacity. Narora, we have 2 of 220 megawatts capacity. Kakrapar, we have again 2 of 220 megawatts capacity, and Kaiga, we have 1 reactor of 220 megawatts capacity. So इस तरह से डिफरेंट कैपेसिटी के रिएक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बेसिकली जो हम एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर को यूज़ कर रहे हैं, उससे यूज़ करने के लिए डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है इंडिया के लिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। देयर वाज अ 3 स्टेज डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय डॉक्टर भाभा, जिसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, वी यूज़ नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल। नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल की तरह यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है पावर प्लांट में। अब उसके लिए जो रिएक्टर यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को यूज करके और नेचुरल यूरेनियम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। नाउ दिस फर्स्ट स्टेज से जो भी बाय प्रोडक्ट निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लूटोनियम, उसे हम यूज करेंगे इन द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्टर which is called as the fast breeder reactor. FBR is fast breeder reactor. इस reactor में जो lining होती है वो थोरियम की होती है. So this is a reactor which is made with a lining of thorium, outer walls of thorium. And then जो first stage से by product निकल रहा है उसे इस second stage में use करके electricity generate की जाती है. So this is kept on recycling, जहाँ तक भी वो यूटिलाइज हो सकता है वहाँ तक उसे हम रिसाइकिल करते हैं। देन सेकेंड स्टेज से जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है दैट इज यूरेनियम 233, दैट इज यूज्ड इन द थर्ड स्टेज, दैट इज अ ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर में अगेन जो लाइनिंग होती है रिएक्टर की वो थोरियम से की जाती है, एंड यहाँ पे यूरेनियम 233 जो सेकेंड स्टेज से बाय प्रोडक्ट निकल रहा था उसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। So first stage में pressurized heavy water reactor is used and natural uranium is used. Second stage में fast breeder reactor is used and
plutonium which is a byproduct of this first stage is used, और जो reactor है it has lining of thorium, and in the third stage जो second stage से byproduct निकल रहा है that is uranium 233, उससे इस तरह के breeder reactor में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। एंड फाइनली जो लास्ट में बचेगा एट द एंड, जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट बचेगा उसे हम वेपन्स को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो था वो डॉक्टर भाभा ने प्रपोज किया था इन 3 स्टेजेस, जिसे हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए देयर आर 3 प्रोसेसेस: न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन एंड रेडियोएक्टिव डीके। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? यस, दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट जो हम लोगों ने कहीं 12th में पढ़ा है। फिशन क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन Come on, respond. मैम फिशन में एक हेवियर न्यूक्ली 2 लाइटर न्यूक्ली में स्प्लिट होती है, Right. और What's फ्यूजन your में 2 लाइटर न्यूक्ली एक हैवी न्यूक्ली में मैम कंबाइन होती है। right? And radioactive decay जो नेचुरली होता है, ना फिशन हो रहा है ना फ्यूजन हो रहा है, सिर्फ कुछ रेडिएशंस निकल रही है जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकल रही है। That is radioactive decay. Very good. Who answered this? मैम आशीष। Ashish. Very good, Ashish. So this was the basic difference. बहुत simple difference है, हम लोगों ने already पढ़ा है। Just recap over it कि एक heavy nucleus को हम split कर रहे हैं into lighter nuclei और साथ ही में 3 electrons release हो रहे हैं इस process में. This is called as fission. And fission is usually a chain reaction जिसमें एक जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन्हें और भी स्पीसीज को स्प्लिट करने की एबिलिटी होती है, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं। वी ट्राई टू कंट्रोल दिस फिशन जिसमें इधर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही फर्दर रिएक्शंस कैरी आउट करने को हम परमिट करते हैं। दैट इज यूजुअली यूज्ड इनटू द न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी जो हम यूज़ कर रहे थे अब तक, दैट वाज जस्ट फिशन, जिससे हम जो चेन रिएक्शन है, इस तरह का चेन रिएक्शन होगा। एक हाया न्यूक्लियस जो रहता है उसे 2 डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियाइज में हम स्प्लिट करते हैं, एंड देन जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग प्रोसेस दैट दे फर्दर अटैक द अदर पार्टिकल्स। तो इस तरह से दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग इन द फॉर्म ऑफ अ चेन रिएक्शन। फ्यूजन जो होता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करके हम एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं, इन दैट केस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि फिशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है एज कम्पेयर टू अ फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन इज यूजुअली हैपनिंग इन द सन एरिया, सन के आसपास जो हो रहा है दैट इज फ्यूजन प्रोसेस, जिसमें लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं एंड साथ ही में एनर्जी रिलीज हो रही है। रेडियोएक्टिव डीके मैंने आपको बताया कोई भी पार्टिकल्स जो नेचुरली रेडिएशन एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, दिस दैट इज कॉल्ड एज radioactive decay. It is not undergoing any splitting of the nuclei or combining of nuclei, simply radiations emit कर रहे हैं। एनर्जी रिलीज फ्यूजन में कितना है? दैट इज 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, whereas fission में जो एनर्जी रिलीज हो रही है that is of a higher amount, that is 200 million electron volts. Now because of which fission is actually presently the well established process जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज कर रहे हैं। फ्यूजन अगर हम करते हैं 2 लाइटर न्यूक्लियाई को, तो उस केस में हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, and if that heat can be utilized then we can definitely solve the problem of this electricity supply। जो अभी आपने कहीं सुना होगा probably China has done that कि उन्होंने एक फ्यूजन रिएक्टर तैयार किया है। If I'm right, चाइना ने ही किया है ना? आपने न्यूज़ पढ़ी लेटेस्ट में किसी एक कंट्री ने फ्यूजन रिएक्टर डिजाइन किया है? Was it China or any other country? हमें पता ही नहीं है ना?
ओके, these are details about fission. Fission में क्या होता है, heavy nucleus का breakdown होता है into two lighter nuclei. Mass number और atomic number daughter elements का होता है वो lower रहता है as compared to the parent nucleus. Neutrons emit होते हैं, spontaneous होता है at ordinary temperature. It gives rise to chain reaction. This chain reaction is controlled, and then the results of emission of radioactive rays is environmentally harmful. तो fission में जो radiations निकल रही हैं वो harmful है. जबकि फ्यूजन में टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हेवी न्यूक्लियस फॉर्म होता है. डेफिनेटली द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन दीज टू लाइट न्यूक्लियाई. प्रोटॉन्स एमिट होते हैं यहाँ पर. दिस टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. मतलब इस तरह का फ्यूजन अगर करने के लिए हमें अबाउट 10⁸ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, तब भी फ्यूजन हो पाएगा अर्थ पर. दैट मीन्स इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस and it also cannot give rise to a chain reaction. It cannot be performed under controlled conditions, and जो भी emission होता है at the end it is not that much harmful as compared to fission. But what is the challenge then? Because this is occurring at a very high temperature, तो इस तरह का टेम्परेचर जनरेट करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू बी जनरेटेड, हीट टू बी जनरेटेड, जब भी इस तरह का फ्यूजन रिएक्शंस अकर कर सकते हैं अर्थ पर. एज ऑफ नाउ, टिल नाउ देयर वाज नो डिवाइस व्हिच कुड हैव जनरेटेड दिस हाई टेम्परेचर. प्लाज्मा जो एमिनेट हो रहा है इस तरह के फ्यूजन प्रोसेस से, उसे भी हम ट्रैप नहीं कर पा रहे थे. रिसर्च वाज गोइंग ऑन, एंड इन दिस फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो लिथियम अगर हम यूज़ कर सकें, बिकॉज लिथियम इज़ अबंडेंटली अवेलेबल और इस पर बहुत सारा लिथियम है और ड्यूटेरियम भी है. सो इफ़ लिथियम एंड ड्यूटेरियम कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन दिस फ्यूजन टेक्नोलॉजी, देन इन दैट केस पावर रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकते हैं फॉर 60 to 150 billion years. So that is the major technology problem which we were facing, and I don't know how far जो लोगों ने रिएक्टर बनाया है अभी वो कितना सक्सेसफुल होगा. ये तो टाइम ही बताएगा कि कितना वेल एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी के फॉर्म में वो एस्टैब्लिश हो सकता है. बट देन इफ वी कैन ओवरकम ऑल द टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, देन डेफिनेटली फ्यूचर में मुझे लगता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट the harmful effects of these nuclear power plants can be overcome. Now, what are the components of a nuclear reactor? Nuclear reactor के components क्या क्या होते हैं? There is a nuclear fuel. एक nuclear fuel होता है यूरेनियम थोरियम के फॉर्म में. There is a moderator. Moderator क्या करेगा कि जो reaction है उसे under controlled conditions carry out करने में help करेगा. There are control rods. Control rods की क्या ज़रूरत होती है? जैसे हमने देखा कि जो चेन रिएक्शन है उसे हम एक स्पेसिफिक कंट्रोल्ड मैनर में कैरी आउट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड्स. देयर इज अ रिफ्लेक्टर टू एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू दिस चेंबर ताकि अच्छी तरह से रिएक्शंस हो. देयर इज अ कूलेंट. कूलेंट क्या करेगा कि जो एक्सेस हीट जनरेट हो रही है इस रिएक्टर में उसे डिसिपेट होने में हेल्प करेगा. बायोलॉजिकल शील्ड होती है जिससे जो एक्सेसिव हार्मफुल रेडिएशंस निकल रही हैं इस फिशन रिएक्शन में उसे हम प्रिवेंट कर सकें बाहर एस्केप आउट करने के लिए. और रिएक्शन वेसल होता है जहाँ पे रिएक्शन कैरी आउट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन कोर, रिफ्लेक्टर एंड शील्ड. ये तीनों कंबाइन करके रिएक्शन वेसल फॉर्म करते हैं. सो लेट्स गो टू अ पिक्चर फर्स्ट एंड देन आई विल बी कमिंग बैक टू दीज कंपोनेंट्स. तो इस पिक्चर में हमें एक रिएक्टर का ओवरव्यू मिलता है जिसमें बेसिकली दिस इज द इनर वेसल जहाँ पे रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है. ये जो ब्लैक सॉलिड लाइन आपको दिख रही है दैट इज द रेडिएशन बैरियर. रेडिएशन बैरियर जो रेडिएक्टिव रेडिएशंस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में उसे बाहर एस्केप होने से प्रिवेंट करता है. ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है दिस इज द कूलेंट. कूलेंट क्या करता है, जो एक्सेसिव हीट रिलीज हो रही है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है. दिस टाइप ऑफ रॉड्स आते हैं. रॉड्स क्या करेंगे कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उसे कैच करता है ताकि हम जो रिएक्शन है उसे कंट्रोल्ड मैनर में प्रमोट कर सके. बिकॉज अगर अनकंट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द चेन रिएक्शन गोज अनकंट्रोल्ड? बताइए क्या होगा. Discourse to that.
एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन एंड में रेडिएशन फैल जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। तो वेरी गुड। तो क्या होगा कि अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा तो एक्सप्लोजन होगा और रेडिएशन पूरी तरह से एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, और उस रेडिएशन के फैलने का इफेक्ट भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सो आई थिंक देयर वाज वन मोर मूवी ओवर दिस, कियानो रीव्स की कोई मूवी थी बाय द नेम चेन रिएक्शन। सो उसमें देयर वाज एन इंसिडेंट जिसमें चेन रिएक्शन हो जाता है पावर प्लांट पे, एंड देन हाउ ही एस्केप्स आउट, उसके ऊपर। Moderator, as the name suggests, it tries to keep the concentration of these reactive substances to a moderate amount, and then ये जो होता है, this is the nuclear fuel. Nuclear fuel यूरेनियम थोरियम के फॉर्म में या प्लूटोनियम के फॉर्म में यूज किया जाता है। So let's come back to the details. सबसे पहला था न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के फॉर्म में यूजुअली यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। नेचुरल यूरेनियम जो होता है, जो हमने देखा फर्स्ट स्टेज में, नेचुरल यूरेनियम यूज होता है, दैट हैज 0.7% ऑफ यूरेनियम 235. Enriched uranium has 2.5 to 3% of this uranium 235, and the fuel for fast breeder reactors is uranium that has 15 to 20% of uranium 235. So enriched fuel use होता है in fast breeder reactors. जो भी न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है उसे एक स्टील कवर के अंदर रखा जाता है। किस लिए? क्योंकि करोजन हमें प्रिवेंट करना है, साथ ही में उसकी रेडियो एक्टिविटी रिटेन करनी है, इसलिए उसको एक केसिंग के, स्टील की केसिंग के अंदर रखा जाता है। मॉडरेटर स्पीड कंट्रोल करेगा न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं फर्दर एटम्स, यूरेनियम एटम्स को। सो न्यूट्रॉन्स दे यूजुअली स्ट्राइक यूरेनियम 238 इंस्टेड ऑफ 235। तो इसकी वजह से क्या होता कि हैवी वाटर, ग्रेफाइट या बेरिलियम यूज किया जाता है जो सही यूरेनियम को ही जाके स्ट्राइक करें। एंड ऑड नंबर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जैसे यूरेनियम 235 रहता है, उसे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, जबकि इवन नंबर सब्सटेंसेस जैसे थोरियम 232 होता है, उसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं। तो इसलिए ये मॉडरेटर जो रहेगा वो स्पीड कंट्रोल करेगा ताकि वो सही यूरेनियम को जाके स्ट्राइक करे इंस्टेड ऑफ द रॉन्ग यूरेनियम, राइट। सो वी वांट दिस यूरेनियम 235 टू बी striked by these neutrons, because of which we need a moderator. Moderator क्या करेगा? वो स्पीड कंट्रोल करेगा उन न्यूट्रॉन्स की, so that this particular reaction carries out in the way we want it. Then there are control rods. Control rods जो excess neutrons release हो रहे हैं उसको absorb करेगा, क्योंकि हमें controlled chain reaction चाहिए, हम एक या दो न्यूट्रॉन्स को ही further permit कर रहे हैं यूरेनियम 235 को अटैक करने के लिए, जिसके कारण हमें कंट्रोल रॉड्स चाहिए। कंट्रोल रॉड्स, these absorb the excess neutrons and then helps out in the chain reaction. बोरॉन, कैडमियम, हैफ्नियम, सिल्वर या इंडियम को यूज करके ये कंट्रोल रॉड्स बनाई जाती हैं। So now all this information is very important, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कंट्रोल रॉड्स किससे बनी होती है, मॉडरेटर क्या होता है एक्चुअली, मॉडरेटर किससे बना होता है, लाइक हेवी वाटर, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम से बना होता है, एंड देन न्यूक्लियर फ्यूल क्या क्या यूज होता है, यूरेनियम 233, 235, प्लूटोनियम, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रिफ्लेक्टर इम्प्रूव करता है न्यूट्रॉन इकोनॉमी को, कॉन्सेंट्रेट करेगा। रिफ्लेक्टर क्या करता है? न्यूट्रॉन्स को दोबारा कॉन्सेंट्रेट करता है उस रिएक्शन वेसल में। और गुड रिफ्लेक्टर क्या करता है? अब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होता है, जैसे नाम है रिफ्लेक्टर, मिरर इज अ रिफ्लेक्टर। सिमिलरली इस टाइप का रिफ्लेक्टर कुछ होता है अंदर जिसमें लो अब्जॉर्प्शन होगा, हाई रिफ्लेक्शन होगा फॉर न्यूट्रॉन्स, एंड एट द सेम टाइम इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड इरेडिएशन, सो दैट इज अ रिफ्लेक्टर। कूलेंट, जो हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे फिशन से, उसे हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलेंट। कूलेंट क्या क्या यूज़ करते हैं? वाटर हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है, गैस लाइक हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, लिक्विड मेटल हो सकता है लाइक सोडियम, और इट माइट बी एन ऑर्गेनिक लिक्विड। एनी ऑफ दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट। एंड द बायोलॉजिकल शील्ड, इट प्रोटेक्ट्स द अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस टू एस्केप आउट इनटू द एनवायरनमेंट। सो इसलिए बायोलॉजिकल शील्ड को अब क्या होना चाहिए? इट शुड बी गुड एट अब्जॉर्प्शन, उसे अब्जॉर्प्शन रेशियो उसका हाई होना चाहिए ताकि वो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस अब्जॉर्ब कर सके।
यूजुअली कंक्रीट और स्टील की बनाई जाती है ये बायोलॉजिकल शील्ड, एंड इट इज कूल्ड बाय वाटर. So in all we studied all the components of this nuclear power plant. Now can you name, मैंने अभी आपको बताया, क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या है? What is this? This is a nuclear fuel. समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? रिस्पॉन्ड. Yes, What is this? ma'am, these are the control rods. Right. Control rods क्या कर रहे हैं? They catch the neutrons. Right. Excess neutrons को catch कर रहे हैं. Very good. And what is this? Ma'am, this is the coolant. Right. Coolant क्या करता है? वो excess heat को dissipate करने में help करता है. Exactly. And what is this? This light grey part? This is the moderator. Moderator क्या करेगा? जो स्पीड रहेगी न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करेगा, इसको रेगुलेट करेगा ताकि यूरेनियम 235 का ही फिशन हो. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द बायोलॉजिकल शील्ड. बायोलॉजिकल शील्ड क्या करता है? वो रेडिएशन को बाहर नहीं फैलने देगा, अंदर रहने देगा. वेरी गुड. सो हु वाज दिस? मैम, मैम मैं अपूर्व. Very good, Apoorv. Thank you for paying attention. Now, there was an incident that happened due to this nuclear energy, जो human history में सबसे worst disaster था regarding nuclear energy, और उसकी वजह से क्या impacts हुए थे यूक्रेन में. That we would like to know in this case study. That is the Chernobyl disaster. I don't know whether कहाँ तक आप लोगों को इस disaster के बारे में पता है. So we will go to this video and we will have a look किस तरह से वहाँ पर first we will see nuclear power plant कैसे work करता है. So I will be showing you a video जिसमें nuclear power plant but I don't know कि आपको voice आएगी कि नहीं. हाँ, how do I regulate it? Anybody knows कि इसमें वॉइस कंट्रोल्स कैसे करते हैं हम लोग? वीडियो का वॉइस कंट्रोल भी होता है इसमें. मैम, वो जो अक्रॉस का ऑप्शन बना है वो माइक के पास में, वो प्रेजेंटेशन का वहीं पर ऑप्शन रहता है कि आपको कंप्यूटर का साउंड भी इंक्लूड करने के लिए. ओके, शुड आई शेयर अगेन देन स्क्रीन में दोबारा? हाँ मैम, उसमें ऑप्शन आ जाएगा. आई हैव दिस ऑप्शन इंक्लूड कंप्यूटर. हाँ मैम, यही है. तो अब देखिए, आ रहा है आपको? यस मैम. आ रहा है. सबसे पहले हम देख रहे This हैं huge building you see behind me is one फर्स्ट. of नाउ दिस वीडियो इज रिगार्डिंग कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है. Ontario Power Generation's nuclear power generating station. In essence, it's a factory that converts the energy of the atom into a flow of electrons, or what's commonly called electricity, the electricity that helps power the province. Nuclear, hydroelectric, and fossil fuel generating stations have many similarities in the way they generate electricity. Where they differ is their fuel source. OPG's nuclear stations use naturally occurring uranium that's processed into little ceramic pellets like this. So this is a ceramic pellet which is uranium. यूरेनियम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में. An unused fuel pellet emits very little radiation. However, it holds the potential to produce a whole lot of energy. Just 8 of these pellets will power an average house for almost 1 year. इस तरह का एक स्मॉल पैलेट जो रहता है वो एक 1 ईयर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को फुलफिल कर सकता है. ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है कि जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, दैट इज़ वेरी लो. 1 kg of uranium can generate as much electricity as burning 4,400 tons of coal or 2,200 tons of oil. ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है. So this small unit of uranium can support the electricity requirement for approximately 1 year. The fuel pellets are sealed into तो इस तरह के एक स्टील ट्यूब होता है जिसके अंदर ये फ्यूल की छोटी छोटी पैलेट्स जो होती हैं वो डालकर उसे सील कर दिया जाता है. metal tubes, which are then welded together to Now these are all welded together. एक के पास में एक वेल्ड की जाती है ताकि एक प्रॉपर यूनिट बने ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल, fuel bundle. और इसे फ्यूल बंडल कहा जाता है.
जो फ्यूल बंडल रहता है इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर में पुट किया जाता Several thousand fuel bundles are then inserted into a large tank called a calandria. है। So, ये जो लार्ज टैंक एरिया दिख रही है उसमें सेवरल फ्यूल बंडल्स रहते हैं जिसको इंसर्ट करके जो हमारा रिएक्टर एरिया है वहाँ पे बनाया जाता है। Which is the heart of the nuclear reactor. This is basically the heart of the Nuclear generating reactor. stations split the uranium atom So this is an animation कि basically अंदर हो क्या रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। in the fuel in a process called fission. फिशन एनर्जी को यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। And the result is the release of a tremendous amount of This is an example of a fission जिसमें एक heavier nucleus को split करके 2 lighter nuclei में convert किया जाता है। In the process, these neutrons are released. heat. To unlock the heat energy in the uranium atoms, you need what's called a moderator. And We know that we need the moderator. Moderator क्या करेगा कि सही यूरेनियम को जाके ही अटैक करेगा। Why? Because अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई तब उस केस में वो इवन एटम्स को जाके स्ट्राइक करता है। बहुत लो हो गई then in that case वो further यूरेनियम other atoms को जाके स्ट्राइक कर देगा। candy reactors, a special kind of water called heavy water is used as the moderator. Heavy water is 10% heavier than ordinary water because it contains a higher than normal proportion of deuterium. We know this कि heavy water basically deuterium से बना होता है other than hydrogen, तो इस वजह से उसे heavy water कहा जाता है। Which is a form of hydrogen. The heavy water surrounds the fuel. This is the circulating area जहाँ पे heavy water होता है। Heavy water क्या होता है? ये fuel area जो रहती है उसको surround करता है ताकि जो moderator है वो speed of neutrons को control कर सके। Fuel bundles and slows down tiny particles called neutrons. So they are more likely to hit and split the Yes, anybody? uranium atoms. A chain reaction of atoms splitting ensures there is a constant source of heat to heat the heavy water. The heated heavy water is pumped through the reactor in a closed system to a set of और ये जो रहेगा जिस heavy water circulate करेगा वो साथ ही में heat भी absorb कर सकता है। That is passed through coolant. ये हम specific case देख रहे हैं जो भी हमारा example study किया जाता है वहाँ पे वो जो heavy water रहता है वो coolant से पास किया जाता है ताकि वो dual function play करें as a moderator and as well as a coolant. boilers, where it boils ordinary water into high pressure steam. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हीट जनरेट हो रही है उस हीट से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड दिस स्टीम विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। The heavy water, having done its job, is recirculated back to the reactor to pick up more heat and cool the fuel. The high pressure steam made from ordinary water is transported through pipes to a large turbine. These are turbines. जो स्टीम जनरेट हो रही है वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं वो स्टीम क्या करेगी टर्बाइंस की तरफ डायरेक्ट कर दी जाती है। These are big turbines. टर्बाइंस के ब्लेड्स होते हैं जो मैंने आपको भी बताया कि कैसे दिखते हैं एंड टर्बाइंस के ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो those are attached to electromagnets. Where it pushes the blades and turns the shaft. So ये जो है this is a turbine. Turbines के ब्लेड मूव होते हैं and this is attached to an electromagnet. Connected to a rotor in the generator, causing the rotor to spin. The spinning rotor is a large electromagnet. This is a large electromagnet जिसके मूवमेंट से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है that is thus just the electrons. That produces a rotating magnetic field. This field moves across coils of copper wire in the generator stator, producing electricity that could be sent across transmission lines. And these transmission lines के बारे में हमने अभी recently discuss किया transmission lines क्या करती हैं। The steam coming out of the turbine is condensed back into water using cooling water. Then this जो steam यहाँ से आ रही है turbines rotate करके उसको हम दोबारा condense करेंगे water में with the help of again a coolant. तो इस जिसकी वजह से जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है या थर्मल पावर प्लांट बनता है उसके पास में एक पॉन्ड होता है। पॉन्ड क्या करता है ये जो एक्सेस हीट वाटर की निकालनी है हमें तो उसके लिए हम कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं। कोल्ड वाटर को से हम इस वाटर को स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेंगे लेकिन अब जो हॉट वाटर हमें मिल रहा है इस प्रोसेस से उसे दोबारा हमें कूल करना है तो इसलिए वो बड़े पॉन्ड्स में छोड़ दिया जाता है ताकि नेचुरली उसकी हीट जो रहेगी वो escape out हो जाए environment में। Those are called as cooling ponds. From the lake and pumped back to the boilers to continue the process.
Ontario Power Generation's nuclear generating stations have sophisticated safety systems to control, cool, and contain the process each step of the way, generating electricity safely and virtually free of all smog and greenhouse gas emissions. So as such, greenhouse gas emissions बहुत कम होते हैं nuclear fuel में, but then there is this danger of radioactive dissipation, जिसकी वजह से harmful radiations escape होते हैं environment में. So we'll see a case study. One short part मैं आपको दिखा रही हूँ because this particular whole documentary is of 5 parts और पूरे 5 parts possible नहीं है cover करना. That is why हम एक part देख रहे हैं आज, जिसमें बेसिक आइडिया हमें मिल जाएगी कि चेर्नोबिल इंसिडेंट क्या था और कैसे हुआ था. दिस इंसिडेंट हैपेंड इन यूक्रेन. बहुत पहले की केस स्टडी है, बट दिस इज वन ऑफ द what you say biggest disaster that happened in human history regarding nuclear energy. 1986 में ये इंसिडेंट हुआ था. A beautiful spring day for the 43,000 inhabitants of Pripyat. Where is this area located? This is in Ukraine, and Ukraine में Pripyat के नाम से location area थी जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ. The Ukraine. A day that will remain forever engraved in their memory. So what was happening कि वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था जिसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही थी न्यूक्लियर पावर प्लांट में. वहाँ पे कुछ टेस्टिंग की जा रही थी. टेस्टिंग की जो दैट वाज कैरिड आउट इन द लेट नाइट, अप्रॉक्सीमेटली एट 1 AM इन द नाइट टाइम. तो वहाँ पे क्या होता है कि दे ट्राई टू कैरी आउट सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग इनटू द रिएक्टर, जिसकी वजह से जो रिएक्शन रहता है इट गोज अनकंट्रोल होने की वजह से एक बड़ा सा ह्यूज सा ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर. Kilometers from the city, the Vladimir Ilyich Lenin nuclear power plant. This is a nuclear power plant जहाँ पे कुछ टेस्टिंग की जा रही थी. Where several thousand people go to work each day. Tonight, the 176 employees of Block 4 have been ordered to carry out. यहाँ पे this is a nuclear reactor at the back side. यहाँ पर जो हमने देखा nuclear fuel के जो वर्क करने का जो एरिया थी डॉट 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 करके आपको दिख रहा होगा. To test on a self-fueling system at the reactor. This is a nuclear reactor जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है. यहाँ पे radiations को they initiate the radiations. Something that could save. So 26 April 1986 at around 1:23 AM in the night, रात को 1:30 बजे के आसपास, there was some testing. 176 employees थे उस nuclear power plant में जो वहाँ पे उस समय काम कर रहे थे. Energy. At 1:23 AM, the security systems are deactivated and the experiment begins. There is this experiments into this nuclear reactor at this time, and this A series of detonations go off in the core of the reactor. While Pripyat sleeps peacefully. This is the surrounding city जहाँ Pripyat के नाम से जहाँ पर human civilization रहती है वहाँ. The floor of the plant begins to tremble. लेकिन because of that testing यहाँ पर uncontrolled हो जाता है. There is a big blast. ये एनिमेशन इसलिए बनाया गया है because जब रिकॉर्डिंग की गई थी तब तक ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका था. 1986 we never used to have drones. हमारे पास drones नहीं थे, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी. इनफैक्ट अगर जाना होता था तो इंसान people had to go over a helicopter और हेलीकॉप्टर से जाकर फिर शूट करना पड़ता था. This is the nuclear reactor and यहाँ पर अब blast हो गया. With time we come to understand कि क्या-क्या problems होती हैं एक particular form of energy here, because when we face challenges तब हमें ज़्यादा समझ में आता है. Earlier they didn't used to have that much understanding कि radioactive radiation से क्या-क्या problem हो सकती है.
आइलैंड की रूफ होती है वो पूरी एक्सप्लोड हो जाती है। This roof goes off. The 1,200-ton cover of the reactor suddenly blasts into 1200 tons जो रहता है रूफ के वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं। the air. An ultra-powerful stream of radioactive vapor releases And because uranium of this क्या होता है कि पूरा रेडियो एक्टिविटी रिलीज हो जाती है सराउंडिंग एरिया में। and graphite over hundreds of meters around the plant. From the gaping hole, a spray of fire charged You with can see यहाँ radioactive से particles fire in fusion escape हो रही है। shoots 1,000 And because of this huge amount of radioactive substances are released into the environment. So at morning 8, around 8 के आसपास यहाँ पर देख रहे हैं आप, there's a huge cover of radioactive radiations जो release हो रहा है, जिसकी वजह से surrounding area में पूरी तरह से radioactivity spread out हो जाती है। By early morning, the clouds are already being contaminated by the radioactive column, rising 1,000 meters into the sky. Igor Kostin was a photographer with the news agency Novosti. When a friend and helicopter pilot phones him that morning to offer to fly him over Chernobyl, So this particular जो journalist रहता है, he sits in that helicopter and tries to capture this incident. all Kostin knows is that something has happened at the plant during the night. He is the first. Nobody knows क्योंकि रात में कुछ क्या हुआ, nobody knows that. So everybody was sleeping, सबको ये लगता है कि everything is fine, लेकिन इस तरह का एक blast हो जाता है जिसकी वजह से जो अंदर के workers रहते हैं उनकी तो life already चली जाती है, लेकिन surrounding area में भी problems आती हैं इस radioactive decay की वजह से। Journalist to witness the gaping hole. Центральный зал блока номер 4. Выше, держи это место, держи. Держи, где дым идет, где дым? Когда мы подлетели к блоку? When we got close to block 4 and circled around it, Я не понимаю I had no idea of the risk. всего того, что произошло. That time they didn't used to have that much information कि क्या probable effect हो सकते हैं इस radiations के, because of which they went on circling that incident area, but what he will say is like intensity radiations की इतनी ज़्यादा थी कि almost वो बेहोश होने लगते हैं। Я открыл иллюминатор. When we flew over the block, I opened the window of the helicopter. Я понимал, I didn't realize then what a big mistake that was. The thin, translucent, smoky seas rising from the ruins is in fact highly radioactive. यहाँ पर blast हुआ था उस nuclear reactor का, और पूरी roof उड़ जाती है। Dean is one of the few Chernobyl reporters on the scene in the early hours of the accident to have survived serious exposure to radiation. Когда я открыл люк, When I opened the window, I couldn't hear a thing. The ruins of the reactor were below me. I felt like I was floating in space. Radiation इतनी strong थी कि उनकी body पर बहुत ज़्यादा impact आ रहा था। Like in a tomb, a real dead silence. I couldn't even hear the helicopter anymore. Nothing. A black hole. A tomb and deathly silence. This is the first picture ever taken of the breach. All my equipment jumped after a minute. I couldn't understand what was going on. I thought my batteries were dead. I only managed to take a dozen photos. Once I returned to Kiev, I processed my pictures. What he is saying कि उसका कैमरा भी जैम हो गया था रेडिएशन की वजह से, जिसके कारण एक कुछ few pictures ही वो ले पाया, and once he returned and developed those pictures, those were also not clear because radiations का इतना impact था कि वो pictures भी clear नहीं आई। And I noticed the negatives were black. पूरी तरह से And the black, colors very poor. they didn't even get a proper clear picture because of this I radioactive didn't know it yet, radiation. but the photos had been exposed to radioactivity.
मीन टाइम एट 10:30 सराउंडिंग एरिया में मतलब रेडिएशन इतनी एस्केप आउट हो रही थी सराउंडिंग एरिया में कि वहाँ के आसपास के लोगों को पता भी नहीं था कि इतना मेजर इंसिडेंट हुआ है। एंड कमिंग फ्यू मिनट्स में हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पे रेडिएशन के। The Pripyat's 43,000 inhabitants. 3000 लोग वहाँ पे रह रहे थे and they didn't have any bit of idea कि क्या प्रॉब्लम हुई है। Life goes on as usual. They know nothing of the disaster 3 kilometers away. और प्रिपेयर से केवल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था। सो जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि इतना मेजर इंसिडेंट हुआ है, रेडिएशंस को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, तब 27 अप्रैल वो सबको बोलते हैं कि आप इवैक्यूएट हो जाइए। इवैक्यूएशन का मतलब कि आप अपना सारा सामान छोड़ दीजिए और बस यहाँ से निकल जाइए। सो इट इज़ वाज सच अ बिग इंसिडेंस कि अगर मान लीजिए आप कहीं रह रहे हो और अचानक से एक दिन गवर्नमेंट आके आपको बोल दे कि आप अपना सारा सामान छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, सो आपकी लाइफ कितनी हैवॉक में हो जाएगी कि सारा सामान छोड़ो और निकलो। मतलब वेयर डू यू गो, यू डोंट नो वेयर टू गो। Hours after the explosion, the first security measures are enforced. More than 1,000 buses have arrived. You're sending these buses, government sends buses and asks the people to evacuate. सारा सामान छोड़ दीजिए और निकल जाइए। At 2 p.m., the army announces the city is to be completely evacuated. So this is a girl जो उस समय छोटी बच्ची थी and she will narrate कि किस तरह से उस टाइम पे अचानक से उनको सारा सामान छोड़ के चले जाने के लिए कह दिया जाता है। И я помню, что в садике нам давали таблетки. Это йодинистый калий. I remember the teachers at the kindergarten gave us iodine pills. Then parents came to pick up their kids. Everyone was running around, but they weren't panicking. Такая суета. Не было вот общей какой-то такой вот паники. वो बता रही है कि उस समय वो किंडरगार्टन में थी और सबके पेरेंट्स आते हैं, उन बच्चों को लेके चले जाते हैं, सब यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। एवरीथिंग वाज मतलब बहुत ज़्यादा हैवॉक था उस तरफ। We thought we were only going to be gone for 3 days. तो उनको इनिशियली ऐसा लगता है कि वो 2 या 3 दिन के लिए ही उनको बोला जाता है कि आप चले जाओ, लेकिन एक्चुअली दे कैन नॉट रिटर्न बैक। На 3 дня. To avoid any panic, the authorities conceal the seriousness of the situation. Inhabitants are given 2 hours to gather their belongings. Only 2 hours दिए जाते हैं, केवल 2 घंटे दिए जाते हैं कि आप अपना सामान उठाइए and फिर get into those buses and leave. Belongings and assemble in front of their buildings. तो 2 घंटे में आप क्या पैक कर सकते हैं? Practically it is not possible to pack everything at all. उसको पैक करके और वो भी इस फॉर्म में जाना है कि आपको एक बस में ट्रैवल करना है, तो life changes within few seconds. They told us to get in the buses. I remember perfectly well having to choose which toys I was going to take. I had a lot of dolls and wanted to bring them all, but I couldn't. तो अब आप बस में ट्रैवल करोगे तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लगेज ही कैरी कर सकते हो, जिसके कारण कुछ ही चीज़ें आप उठा पाओगे। We couldn't even take any warm clothes. वो बता रही है कि वो अपने वार्म क्लोथ्स भी नहीं उठा पाए वो। People have to leave everything they own. They had to leave everything. Entire lives behind. अपनी लाइफ पूरी छोड़नी पड़ती है। I cannot even imagine what happened to the knives. Never return. Meanwhile, यहाँ पर जो फायर ब्रेकआउट हुई थी इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट में, they are trying to control it. तो उसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर से वो सैंड बैग्स गिराने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर भी वो फायर बर्निंग हो रही है। Gigantic ballet begins. Top pilots have been rushed back from the Afghan front to fly helicopters carrying soldiers who will toss 80 kilos sandbags in. So they try to put sandbags ताकि जो फायर यहाँ पे आउटब्रेक हुई है उसे कंट्रोल कर सकें। To the blaze with their bare hands. They hope to smother the fire by filling the reactor with tons of sand and boric acid, which neutralizes radiation. The first day, 100. These are sandbags जो ये लोग इस reactor के ऊपर throw करते हैं ताकि जो fire
है उसे कंट्रोल कर सके। 10 sorties, the next 300. The radiation level above the reactor is over 3,500 Rongens, almost 9 times the lethal dose. Some of the pilots make up to 30. जो रेडिएशंस आ रही है वो 9 टाइम्स ज़्यादा है द लीथल डोज। लीथल डोज क्या होता है जिससे कि इंसान मर जाए। जो भी हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उसे 9 टाइम्स ज़्यादा की रेडिएशन जनरेट हो रही थी उस पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया में। 33 flights in a single day. The Initially आपको बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, but थोड़े समय बाद you will see lot of impacts upon the human body. symptoms of radiation sickness. एक तो होता है कैंसर। कैंसर जो आता है हमारी बॉडी में because of these radiations or radioactive substances. Vomiting, nausea and diarrhea. Simple terms में vomiting, nausea, diarrhea इस तरह की चीजें होती हैं। Diarrhea are followed by a latency period. And after some time you can see skin. It's only later that much more fail. इस तरह से skin आपकी depends upon all the radiations, कितना radiations आ रही है हमारी body पे और skin keeps on disintegrating. The symptoms appear, such as deterioration of bone marrow and In fact, bones तक भी radiations, bones को भी damage कर सकती है radiations, bone marrow को भी affect कर सकती है. horrible burns that eat flesh down to the bone. "30 kilometers east of the plant, 30 kilometers from the plant towards the eastern side, you will see कि क्या-क्या impacts हो रहे हैं radiations. the forest has been scorched. This incident happened upon 26th April, and then we are seeing after say 5 days of this incident, that is 1st May. By the radioactive blast from the explosion. So now what you can see over here is कि trees का color भी change हो गया. Trees का color कैसे change हो जाता है? Because जो radiations ऊपर जा रही थी air में, that comes out in the form of a fallout. Fallout क्या होता है कि जो particles रहते हैं वो droplets के form में नीचे आने लगता है earth पे वापस. तो जिसकी वजह से जो surrounding area था उसमें भी trees पर impact आ रहा था. But the disaster area already stretches well beyond. But now the radiation was taken out into a large amount of area. सिर्फ surrounding में नहीं थे, बहुत ज़्यादा distance तक फैल रही थी. Since the explosion, radioactive particles carried by the clouds have been falling. See, you can see the difference in color. यहाँ पे आप देख सकते हैं there's a purple area जो trees को purple कर देता है radiations, and then there's a green proper trees. With the rain. How it also affects the environment. A leopard spot pattern. यहाँ से इस तरह यहाँ पे incident हुआ था, and यहाँ it is spreading out in the near area also. Left, right, was the eastern side. यहाँ पर सबसे ज़्यादा impact है radiations का. Not only to humans but also to the environment. Of contamination has affected the Ukraine as well as Belarus and Russia. On the 1st of May, the wind shifts and areas of Kiev are also contaminated. As seen from this Because of wind pattern, surrounding area पर भी radiations फैलने लगी. map drawn up from the readings taken by Colonel Grebenyuk's men. तो इस तरह से अब radiations surrounding area में फैल रही थी. Red patches जो दिख रहे हैं आपको, red patches are the affected areas where radiations were spreading out. The seriously contaminated areas appear in red, surrounded by areas where the radiation level was normal. But the population is still kept in the dark. There is only one report, a tiny article on the bottom of. Nobody knew such a big incident happened. There was a simple small article into the newspaper. This was about the Chernobyl incident. There's a lot of वो documentaries हैं. You can visit it. Practically सारा दिखाना possible नहीं था. But just an idea कि what impact can radioactive radiations have into our lives. So I hope कि आज का topic clear है. So these two things you need to make out. First, how nuclear energy is used. इसके बारे में मैंने आपको सारा समझा दिया है. Nuclear power plant कैसे work करता है, उसके advantages, disadvantages, challenges, and then you should know about this case study. जब भी आप case study report करते हैं, तब उस केस में आपको डेट देनी होती है, टाइम देना होता है, अगर पता है आपको टाइम तो. What was that major incident, what happened, and उसके impacts क्या हैं. ये 4 चीज़ें आपको बतानी होगी केस स्टडी में. That what happened,
impacts क्या थे, and the date, and if you can get the time and other details. So I think it's time for attendance now. तो आपका लंच के बाद जो लेक्चर है वो काफी मैम लेंगे. अटेंडेंस आंसर करिए. आशीष. प्रेजेंट मैम. आदित्य. प्रेजेंट मैम. अंकुश. प्रेजेंट मैम. अंश. प्रेजेंट मैम. अंशुमान. प्रेजेंट मैम. अपूर्व. यस मैम. आर्यन. अस्किर. प्रेजेंट मैम. आशुतोष. प्रेजेंट मैम. अथर्व. आयुष. प्रेजेंट मैम. आयुष ठाकुर. बादल. यस मैम. भरत. भूमिका. चेतन. दीपक. दीपेंद्र. दिनकर. फरहान. गर्व. बुशरीन. हर्ष. हेमंत. हिमांशु. हितेश. खुशी. प्रेजेंट मैम. कुलदीप. कुमकुम. मंजरी. मोहम्मद. दिलशाद. मोहित. प्रेजेंट मैम. मोहित is present. मोहित था कि मोहम्मद था? नितेश. पार्थ. पार्थ यादव. पवन. पूजा. प्रदीप. प्रतीक. प्रियंका. ऋतिक. सावन. प्रेजेंट मैम. सावन. शादाब. सताक्षी. यस मैम. शेख. मोहम्मद. शिवम. शुभम. सिद्धांत. सिद्धार्थ. प्रेजेंट मैम. तनिष्क. तुषार. उमेश. उर्वशी. यस मैम. वैभव. प्रेजेंट मैम. विजय. विकास. विकास राठी. प्रेजेंट मैम. विक्रमादित्य. विशाल. विवेक. विशाल is present. Vishal is present. Vivek is also present. Yes, ma'am. Yash. प्रेजेंट मैम. Yogesh. Zakwan. So I hope कि आपको समझ में आ रहा है. I try to keep it as मैम. illustrated. हेलो मैम. Yes, बोलिए. मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी मैम. बोलो. रोल नंबर 18 मैम. दीपक सिसोदिया. 18 है कि 17 है? मेरे यहाँ तो 17 है. 18 है मैम. दीपक सिसोदिया. दीपक सिसोदिया. Okay. Anybody else?
और कुछ छूट गया है क्या? I try to keep it as illustrative as possible. Important topics मैंने आपको बता दिए हैं. So we'll be meeting in the next lecture. That's all for today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you.